हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज़ राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस 2021 के पार्ट ए पोर्शन को। पार्ट ए पोर्शन में बेसिकली जीएस का पार्ट होता है, जैसे मध्य प्रदेश का हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर होता है। इसलिए ये जो पेपर है, ये जो पार्ट है, ये एमपीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। एवनली अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है प्रिंसिपल ग्रेड 1 ग्रेड 2, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वेटनरी सर्जन का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसका भी जो पार्ट ए का पोर्शन है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। बेसिकली वैसे एमपीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं हर एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सिलेबस जो है हर एग्ज़ाम में है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पार्ट ए का पोर्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जरूर इसको ध्यान से देखिए। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो देखा है तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों ने खूब पढ़ा हुआ है कि 750 मेगावाट का एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में। और रीवा ज़िले की जो गुड़ तहसील है, यहाँ पर बेसिकली इसको इंस्टॉल किया गया है, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का है। आप वहाँ जाओगे तो बिल्कुल समुंदर जैसे दिखता है, मतलब हर जगह आपको पैनल ही पैनल दिखाई देंगे। एनीवे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत सरकार के खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किन खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए, भारत सरकार की जो माइंस रिपोर्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, और उसके हिसाब से जो रिपोर्ट दी गई है उसमें तांबा और बॉक्साइट के उत्पादन में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। तांबा का उत्पादन मध्य प्रदेश के जिस क्षेत्र में होता है वो बेसिकली कौन सा है? मलाज खंड का क्षेत्र है, जो कि बालाघाट में पड़ेगा। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज का भी आप लोग पता होना चाहिए, लेकिन बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट का उत्पादन ही मध्य प्रदेश में हाईएस्ट होता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश में कोयला भंडार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महत्वपूर्ण नहीं है? अब देखो, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं कोयला उत्पादन के लिए। हालांकि मध्य प्रदेश का जो सुहागपुर का क्षेत्र है वो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है, जो कि यहाँ पे सबसे बड़ी कोल माइन है। और सुहागपुर कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा शहडोल में। सिंगरौली की बात करें, यहाँ पर कोल की सबसे मोटी लेयर है, 136 मीटर की कोल की मोटी लेयर है, इसलिए अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। पेंच कन्हान का क्षेत्र भी यहाँ पर कोल का भंडार है, लेकिन नीमच का क्षेत्र यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस हिसाब से दिखा है तो यहाँ पे नीमच के ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। नीमच उस जगह में है जो कि मध्य प्रदेश के देखा है तो दूसरे कोने में है, लगभग जो अपना ये साइड है इधर है। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ पे कोल का भंडारण नहीं मिलता है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो इन ऑप्शंस के हिसाब से हम देखें तो इसका सही आंसर क्या है? ये है पेंच। पेंच जो हमारा टाइगर रिजर्व है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? इसका सही आंसर हुआ सी, है ना। चलिए, टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो टाइगर रिजर्व में हमारे यहाँ 6 नेशनल पार्क हैं। हालांकि एक सेंचुरी भी डिक्लेयर की जानी थी, लेकिन उसमें अभी डिस्प्यूट बना हुआ है। अभी भी मध्य प्रदेश का जो ऑफिशियल है उसमें 6 नेशनल पार्क ही दिखाते हैं। सेंचुरी के बारे में डिस्प्यूट अभी भी बना हुआ है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि किताबों में दिखाता है सेंचुरी को, राधा पानी को, बट बेसिकली यहाँ पर डिस्प्यूट अभी बना हुआ है। एनीवे, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है? देखिए, मध्य प्रदेश में भोज वेटलैंड तो सबसे पहला रामसर साइट घोषित की गई थी। रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था, जो कि रामसर एक जगह है जो कि ईरान में है, तो आप लोग जानते ही हैं। तो रामसर कन्वेंशन की यदि हम बात करें तो रामसर कन्वेंशन में भोज वेटलैंड तो थी, लेकिन अभी हाल ही में हमने 3 और साइट को ऐड किया है, और ये 3 साइट यहाँ पे लिखी हैं, यशवंत सागर लेक, सांग सागर लेक और सिरपुर आर्द्रभूमि स्थल। ये तीनों के तीनों अब रामसर साइट मध्य प्रदेश में हो गई हैं। तो यदि टोटल ओवरऑल देखो कि भारत में कितने हैं, तो भारत में कुल मिला के 54 हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कितने हैं? मध्य प्रदेश में 4 हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। द सेकंड थिंग इज़ दैट एरिया की यदि हम बात करें तो एरिया में हालांकि थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी बताते हैं आपको। यशवंत सागर लेक की जो एरिया है वो बताई गई है 2650 हेक्टेयर, इतना एरिया आपके यशवंत सागर लेक की है। सांग सागर लेक की जो एरिया है वो है 248 हेक्टेयर। कितना है? 248 हेक्टेयर। सिरपुर आर्द्रभूमि स्थल मतलब सिरपुर वेटलैंड जो है, इसकी एरिया है 161 हेक्टेयर, जो डिफरेंट सोर्सेस से मिल रही है। और भोज वेटलैंड सबसे बड़ा है, इसकी एरिया है 3201 हेक्टेयर। तो इस हिसाब से देखा है तो यहाँ पे सबसे छोटा जो वेटलैंड है वो कौन सा है? सिरपुर आर्द्रभूमि स्थल, इसकी साइज़ सबसे छोटी है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा आपका हो गया सिरपुर। और याद रहे यशवंत सागर कहाँ पे है? ये पड़ता है आपके इंदौर में।
सांस अगर लेक की बात करें ये पड़ेगा आपका शिवपुरी में। कहाँ पड़ेगा ये आपके पड़ेगा शिवपुरी में। सिरपुर जो है आपके इंदौर में, ये भोज वेटलैंड तो भोपाल में है ना। तो लोकेशन भी तो आप थोड़ा ध्यान रखना। अगला है मध्य प्रदेश में कोलार सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन में स्थित है। देखिए कोलार सिंचाई परियोजना की यदि हम बात करें तो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। एंड कोलार परियोजना तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, दैट्स एस क्वाइट इजी क्वेश्चन, नर्मदा नदी में है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कारा, कारजन, खुर्दी, कोर्टर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं। अब देखो वैसे तो आप लोगों ने किताब में देखी होगी, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। अलीराजपुर आप पढ़ोगे, हालांकि डिस्ट्रिक्ट्स के जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स की वेबसाइट में विजिट करना चाहिए आप लोगों को। वहाँ पे पीडीएफ दिया होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है उस डिस्ट्रिक्ट की। तो हमने अलीराजपुर का इन्फॉर्मेशन निकाला है अलीराजपुर के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नर्मदा नदी के बारे में लिखा हुआ है कि इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, इसमें सारी लिखी हुई हैं। ओरसैंग है, हिरन है, कारा है, बाघ है। तो यहाँ पे देखिए कारा जो है ये आपकी मैच कर रही है, और कारा यहाँ पे ट्राइब्यूटरीज भी लिखा हुआ है, कारा, कारजन, खुर्दी, कोटर। तो ये सारी किसकी सहायक नदियाँ हैं, नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। देखिए अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो ये कौन सा है, ये है आपका डिंडोरी। डिंडोरी क्षेत्र में इस ऑप्शन में आप जाओगे तो यहाँ पे सबसे अधिक वार्षिक वर्षा होती है। क्योंकि यदि आप देखोगे मध्य प्रदेश के मैप में देखोगे तो कॉमन सेंस थोड़ा सा अप्लाई करना है यहाँ पे, कि जो सदर्न एरिया है, जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट कवर भी आप पाओगे बालाघाट में सबसे अधिक है ना। तो यहीं पर जो पास में जो डिस्ट्रिक्ट लगे हैं डिंडोरी वगैरह, यहाँ पर फॉरेस्ट कवर यूजुअली आपको ज़्यादा मिलेगा और यहाँ पर बारिश भी ज़्यादा मिलेगी, है ना। तो दैट्स थिंग, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो पड़ेगा आपको पड़ेगा डिंडोरी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से मध्य देश में निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है। तो बॉक्साइट क्षेत्र लिखे हैं यहाँ पे, साथ में जिले लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे सुमेलित मैच करना है बेसिकली आपको। और यहाँ पे जैसे हीरापुर है, ये बेसिकली यहीं पर बेसिकली ये शिवपुर में नहीं है। तो आप बता सकते हैं कहाँ पर है, नहीं ऑफ यू। तो ये बेसिकली कहाँ पड़ेगा, हीरापुर माइन बेसिकली ये पड़ेगा आपके बालाघाट ज़िले में। तो यही बेसिकली यहाँ पर मिसमैच कर रहा है। बाकी जो है यहाँ पे मैच कर रहे हैं, जैसे मुंडी दादर है बालाघाट में है, रानीपुर सतना में है, रत्ती दादर जो है ये आपके मंडला में है। तो ये सारे बेसिकली ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बस यही ऑप्शन हीरापुर जो है मिसमैच करता है। अगला है बाणसागर परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए हैं, ज़रा इसको पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट आपके सामने दिया हुआ है कि इस परियोजना का नाम 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान बाणभट्ट के नाम पर रखा गया। तो ये स्टेटमेंट देखा तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे, यह परियोजना मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। तो देखा जाए तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर, ये भी स्टेटमेंट देखा तो यहाँ पे सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड, हालांकि इसमें बाणसागर परियोजना में देखें तो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र है, झारखंड के कुछ क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा प्रदान, बेसिकली झारखंड जो इसमें नहीं वैसे शामिल किया गया है, बिकॉज झारखंड 2:1:1 का रेशियो है। तो 2:1:1 में मध्य प्रदेश है, बिहार है और उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे झारखंड यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्रॉस है। तो यहाँ पे झारखंड बेसिकली यहाँ पे कवर नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन आएगा ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यपालों को उनके कार्यकाल घटते क्रम के अनुसार जाइए। अब यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, डॉक्टर बलराम झाकड़, केसी रेड्डी, ओम प्रकाश कोहली, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका बेसिकली कार्यकाल के हिसाब से देखें तो सबसे आगे डॉक्टर बलराम झाकड़ हैं, उसके बाद फिर पड़ेगा ओम प्रकाश कोहली, इसके बाद हैं केसी रेड्डी, सॉरी बलराम झाकड़, फिर ओम प्रकाश कोहली। ओके वी मेड द मिस्टेक्स, सॉरी मैं एक बार फिर से इसको करेक्ट करता हूँ, लेट मी करेक्ट वंस अगेन। सबसे पहले हैं डी, कार्यकाल घटते क्रम के अनुसार से चाहिए, मतलब सबसे पहले जो है उसको, फिर उसके बाद है ना। तो सबसे पहले आनंदीबेन पटेल हैं, है ना, घटते क्रम में। कार्यकाल बताना है आपको, किसका कार्यकाल कितने टाइम के रहा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं। आनंदीबेन पटेल कार्यकाल सबसे कम, उसके बाद में आएंगे ओम प्रकाश कोहली। कौन है, ओम प्रकाश कोहली। इसके बाद है बलराम झाकड़, इसके बाद है केसी रेड्डी, है ना। तो इसका सही आंसर है DCAB, है ना। 11th का सही आंसर है सी।
चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, श्री शिवराज सिंह चौहान प्रथम बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने? तो इसका सही आंसर है आपका ये है 2005। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने 2005 में। उसके पहले हालांकि 2 मुख्यमंत्री बीजेपी के और बन चुके थे, मतलब उसी पंचवर्षीय में। एक तो सबसे पहले उमा भारती बनी थी और उसके बाद उनके रिजाइन देने के बाद बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री बनाया गया और उनके रिजाइन देने के बाद फिर शिवराज सिंह चौहान की ताजपोशी हुई और तब से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हालांकि 2018 में जब चुनाव हुए तो उस बार कमलनाथ बने कुछ टाइम के लिए, फिर उसके बाद वापस से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। बाकी आपको स्टोरी पता ही है। पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने दिए हुए हैं और इसका सही आंसर है डी, भोपाल में। पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ आपके भोपाल में है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग अस्तित्व में कब आया? अब देखो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा चुका है एक बार MPPSC में और इसका सही आंसर दिया है वो है 15 फरवरी 1994 से 15 फरवरी 1994 से अस्तित्व में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति आयु है कितनी आयु है? और इसका सही आंसर है, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, और ये बेसिकली 6 साल और 65 साल जो भी पहले पूरा हो जाए राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बेसिकली ए, 65 ईयर्स। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सितंबर 2020 में मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर क्या थी? सितंबर 2020 का पूछा है, तो इसको देखा जाए तो इसका सही आंसर है बेसिकली ये है बी, 41 थी। याद रहे शिशु मृत्यु दर क्या होती है, इसे इंग्लिश से बोलते हैं इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। इसमें क्या होता है कि 1 वर्ष से कम उम्र के जितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है उसे बोलते हैं शिशु मृत्यु दर, है ना। नवजात शिशु जो होते हैं उनमें से 1 वर्ष से कम उम्र के, लेस देन 1 ईयर, जितने बच्चों की मृत्यु आती है 1 साल में उसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टलिटी रेट प्रति 1000 आबादी पे। याद रखिएगा, प्रति 1000 आबादी पे, प्रति 1000 जीवित जन्मे जो बच्चे होते हैं उनमें से, और 1 वर्ष से कम उम्र में जितने बच्चों की मृत्यु आती है उसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। इसके ठीक उलट होता है एक टर्म, एक MMRO भी होता है, मैटरनल मोर्टलिटी रेट, इसे बोलते हैं मातृत्व मृत्यु दर। ये प्रति 1 लाख पे होता है, प्रति 1 लाख आबादी पर, प्रति 1 लाख माताओं में प्रसव के उपरांत जितनी माताओं की मृत्यु आती है उसे बोलते हैं मातृत्व मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर की कंडीशन मध्य प्रदेश की काफ़ी ख़राब है, वन ऑफ द लोवेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में आता है, मतलब यहाँ पे इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। अगला प्रश्न आपके सामने, मध्य प्रदेश की 2011 जनगणना के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें, हम सही कथन को इंगित करें। अब इसमें स्टेटमेंट दिया, जरा इनको ध्यान सुनना है। पहला स्टेटमेंट है, शहरी क्षेत्रों में सबसे कम महिला साक्षरता श्योपुर में है और सबसे अधिक सिवनी में है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है वैसे। दूसरा है, मंडला जिले में ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है। देखो ये चीज़ गलत है बेसिकली। मंडला ज़िले में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात है वो है 87.66%, जबकि सबसे अधिक पड़ेगा डिंडोरी में। कहाँ पड़ेगा? डिंडोरी में, और यहाँ पे है 95.41%। यदि आप परसेंटेज की बात करोगे तो अनुपात में सबसे अधिक कहाँ पे है? डिंडोरी में। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट है, मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता पिछले दशक में 8.9% बढ़ी है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे केवल बी को छोड़कर बाकी सही है, मतलब ए और सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, बाकी बी गलत है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये सेंसस से ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कई बार पूछ के आते हैं। अगला आपसे पूछा गया, स्थिर भाव के आधार पर 2022-23 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय थी। अब देखो यहाँ पर करंट रेट के हिसाब से नहीं, बेस रेट के हिसाब से पूछा है। तो बेस रेट के हिसाब से पर कैपिटा इनकम कमी होती है ना। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। और इसका सही आंसर बताया गया है 65,023। कितना है? 65,023 रुपये। इस अमाउंट को आप थोड़ा याद रखिएगा, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे का डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे चलते हैं। 19 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित के शहर को स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत सरकार से 5 सितारा रेटिंग प्राप्त हुई है, 5 स्टार रेटिंग, और ये इंदौर ही है। तो इसको पता होना चाहिए आप लोगों को। 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाजरे की फसल है क्या है? बाजरे की फसल किस तरह की फसल है? अब देखो खरीफ रबी के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे आते हैं।
थोड़ा सा इसमें मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ आपको। खरीफ और रबी में यदि आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं कैसे पता करोगे? रबी में आप देखोगे 2 ही रिटर्न हैं, तो गेहूँ में कितने हैं? 2 हैं, तो गेहूँ रबी फसल है। और खरीफ की बात करोगे तो खरीफ में 3 है, और चावल में भी 3 है ना। तो चावल कैसी फसल हो गई? ये हो गई खरीफ फसल। तो इस तरह से आप हल्का सा याद रखना, खरीफ और रबी कौन सी फसल कहाँ है ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। वैसे बाजरे की बात करो तो खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मध्य प्रदेश के, तो यहाँ पे इस समय जो फसल की बुआई होने की तैयारी हो क्या है? चावल, मतलब चावल तो नहीं बोते, धान बोते हैं, तो धान की बुआई चल रही है इस समय, आपको पता होना चाहिए। और ये जो पानी है वो धान की खेती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहना योजना को कब से शुरू किया गया? लाडली बहना योजना एज आप नो मध्य प्रदेश की बड़ी फेमस स्कीम है, और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस समय काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है, हर जगह इसके बैनर देखने को मिल रहे हैं, और इसकी शुरुआत हुई भोपाल से, है ना। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस लेखक को साहित्य अकेडमी ने हिंदी साहित्य के युवा पुरस्कार 2023 सम्मानित किया? और ये सही आंसर क्या है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अतुल कुमार राय, है ना। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो उस गांधी शांति पुरस्कार तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और इसका सही आंसर है ये है गीता प्रेस गोरखपुर, है ना। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ किस राज्य से किया गया? देखिए अभी जो हमारा बजट था 2023-24 का, उसमें गवर्नमेंट ने अनाउंस किया यूनियन बजट में कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को हम लोग इरेडिकेट कर देंगे, मतलब इसको समाप्त कर देंगे। ये हमारा एक मिशन रखा गया है। नाउ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिकल सेल एनीमिया को कब तक इरेडिकेट करना है ना, और इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश से किया गया है। सिकल सेल एनीमिया क्या होती है आपको बता दूं। देखिए क्या होता है कि जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड कर्पसूल्स, है ना, लाल रक्त कणिकाएं, वो क्या होती हैं? राउंड शेप में होती हैं, गोल होती हैं। लेकिन जब सिकल सेल होता है, सिकल का मतलब होता है हंसिया, तो ये जो आरबीसी होता है ना, ये हंसिया के शेप में हो जाता है, और इसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। मतलब इसमें क्या होता है, ब्लड में दिक्कत होने लग जाती है, काफ़ी सारी समस्या पैदा हो जाती है, इवेंटली जो ब्लड फ्लो है उसमें दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो इस सिकल सेल एनीमिया के कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो इसको एरेडिकेट करने का प्लान है। 2047 तक इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, और इसकी शुरुआत हुई मध्य प्रदेश से, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गाँव की बेटी योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? अब इसमें ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, एंड इसका सही आंसर है बेसिकली अपना मध्य प्रदेश, गाँव की बेटी योजना। अगला है आपके सामने, कूनो राष्ट्रीय पार्क में लाए गए चीता किस देश से लाए गए हैं? कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये पड़ेगा आपके श्योपुर में, और मध्य प्रदेश का लास्ट नेशनल पार्क अभी जो लास्ट में जिसको स्टेटस मिला है। तो कितने हो गए अब मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क? जरा कमेंट कर बताइए कि एज ऑफ मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और लाया कहाँ से गया है कूनो राष्ट्रीय पार्क में चीता? और इसका सही आंसर क्या है? ये है आपका नामीबिया से लाया गया है, मतलब अफ्रीका से लाया गया है ना। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन हैं? तो ये नाम बहुत ही फेमस है, नवनिर्वाचित अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, एंड दैट्स बेसिकली अजय बंगा। अगला प्रश्न है, हिंडोला महल मध्य से किस ज़िले में स्थित है? तो हमारे जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं उसमें हिंडोला महल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ पर है? ये है आपके धार में, मांडू में, है ना। मांडू वैसे भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे बहुत सारे महल हैं, रानी रूपमती का महल है ना, मोहसंग शाह का मकबरा है, लॉट ऑफ थिंग्स देयर। 29वां क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में शुद्ध किए गए डाक कर्मयोगी पोर्टल का क्या उद्देश्य है? सॉरी, डाक कर्मयोगी पोर्टल, इसका पर्पज़ क्या है? तो इसका पर्पज़ है बेसिकली कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, है ना, टू ट्रेन द एम्प्लॉयज़। हाल ही में स्मिता कुमारी को किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया? स्मिता कुमारी को करंट अफेयर कुछ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट भी हैं, और इसका सही आंसर है योग के क्षेत्र में स्मिता कुमारी को विशेष उपलब्धि के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, स्मिता कुमारी। सीपीयू क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप इसे बोलते हैं शॉर्ट में, OOP क्राइटेरिया संतुष्ट करता है कौन सा? अब यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, और यूजुअली ऐसे ऑप्शन में डी होता है, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस। इन तीनों को बेसिकली सूट करता है
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और सी प्लस प्लस क्या है? सी प्लस प्लस एक प्रकार की ऊप है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना। इंटरनेट ट्रेड के लिए एक पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है। कौन सी इसमें एक पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है इंटरनेट ट्रेड के लिए? और इसका सही आंसर है आपका दैट इज़ बेसिकली प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है एक पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है इंटरनेट ट्रेड के लिए, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रूट नहीं है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रूट नहीं है, एंड राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फिलॉसफी। फिलॉसफी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रूट नहीं, बाकी एवेल्युएशन है, आइसोलेशन है, कंप्यूटरिंग है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता? कौन सा यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता है? और इसका सही आंसर है आपका वो है रिलायबिलिटी। बाकी नेटवर्क फाइल सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम और सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल सपोर्ट करते हैं। अगला है आपके सामने यूएसबी पोर्ट को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया? यूएसबी पोर्ट को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया? और इसका सही आंसर है 1996 में प्रस्तावित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग निम्नलिखित में से कौन करता है? अब एआई का इस्तेमाल कौन करेगा? सारे ही करते हैं, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, इसमें सारे के सारे एआई बेस्ड हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। एलेक्सा भी करती है, सिरी भी करती है, कोर्टाना भी करता है, सारे करते हैं, तो ये ऊपर सभी हो गया। एटीएम मशीन क्या होता है? एटीएम मशीन, ऑटोमेटेड टेलरिंग मशीन, क्या होता है? तो इसका सही आंसर है बिजनेस टू कस्टमर मॉडल है, मतलब बिजनेस से कस्टमर को प्रोवाइड करता है, बड़ा ऑब्वियस सी बात है। 1 गीगाबाइट समतुल्य है। 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? अब देखो ये पूरा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, बट इसका जो सही आंसर है वो क्या है? वो है 2 की पावर 30 बाइट्स, है ना, गीगाबाइट। देखो मेगा के बाद गीगा होता है, मतलब 1024 मेगाबाइट का होता है 1 गीगाबाइट। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, तो उस तरह से आप निकाल सकते हो। माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल किस चीज़ के उदाहरण हैं? अब देखो माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? यहाँ पे आइए देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ये है आपका पॉइंटिंग डिवाइस का है। बाकी तो मैच नहीं करेंगे, बड़ा भी ऐसी बात है, बाकी कोई मतलब ही नहीं। एलिमिनेशन से ऐसे क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। बहुत लगता है स्टार्टिंग मुश्किल है, बट थोड़ा सा आप पढ़ोगे तो आप क्रिएट कर सकते हो इसका सही आंसर। होमो इरेक्टस का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ? होमो इरेक्टस ये भी चर्चा में भी था, और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका हथनौरा। हथनौरा से होमो इरेक्टस कंकाल प्राप्त हुआ है। तो 41 का सही आंसर क्या हुआ? ए, हथनौरा। नर्मदा नदी किनारे हथनौरा जो है कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपके सीहोर ज़िले में, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। पन्ना का नाद चांद मेला किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? पन्ना का नाद चांद मेला, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, एंड राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इज ए, मकर संक्रांति, चांद मेला, नाद चांद मेला। लोक देवता लाला हरदौल कहाँ संबंधित हैं? लाला हरदौल की मनौती, तो ये आप लोगों ने सुना होगा, दैट्स अ पॉसिबिलिटी, और इसका सही आंसर है आपका डी, बुंदेलखंड के क्षेत्र में। बांडू के रूपमती महल का निर्माण किसने करवाया था? रूपमती महल का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? ये हैं बेसिकली दैट वाज डन बाय बाज बहादुर। बाज बहादुर ने रानी रूपमती महल का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। बाज बहादुर की प्रेमिका थी रानी रूपमती, और ये रानी रूपमती महल मांडू बनवाया गया था, इसको आप ध्यान रखेंगे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगला है मध्य प्रदेश पर्यटन संचालनालय की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश पर्यटन संचालनालय की स्थापना कब हुई थी? और इसका सही आंसर है आपका दैट इज 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपके सामने, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्वालियर के किले को किसने भारत के किलों की माला में मोती कहा? ग्वालियर के किले, जिब्राल्टर, तो ये बेसिकली किसके द्वारा कहा गया है ये बताना है आपको, और ये है बाबर, बाबर के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है? कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है? और ये है बेसिकली गोंड कम्युनिटी के लोग जो हैं अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं। इवन बंदोदरी और मेघनाथ के जो टेम्पल्स हैं वो भी यहाँ पे मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रणामी संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय का मध्य प्रदेश में मुख्य केंद्र कहाँ पे है? प्रणामी संप्रदाय का मध्य प्रदेश में मुख्य केंद्र कहाँ पे है?
और इसका सही आंसर है आपका दैट इज़ बेसिकली बी, पन्ना में है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वीर मित्रोदय का लेखक कौन था? वीर मित्रोदय का लेखक है मित्र मिश्र। वीर मित्रोदय। पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है? और पिथौरा चित्रकला की यदि हम बात करें तो ये संबंधित है आपका भील जनजाति से। तो ये 50 क्वेश्चन पार्टे पोर्शन के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि कुछ क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट लगे, मतलब ये हम कह सकते हैं कि स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस का जो पेपर है पार्टे का पोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में आता है। एनीवे, आपको पेपर कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मुलाकात करते हैं फिर। अगला पार्ट जो है, जो हमारा फॉरेस्ट सर्विसेज का पार्ट बी है, उसको जल्दी अपलोड किया जाएगा कल। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि जो फ्रेंड्स नए हैं वो हमारा राम सोनी MPPSC नाम का टेलीग्राम ग्रुप शेयर कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्लासेस शेयर करते हैं, तो इसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और MPPSC का हमारा 1 ईयर बैच कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी प्राइस है मात्र 7000 रुपीज़। और MPPSC मेंस का बैच कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी फ़ीस है 5500 रुपये। और इसके लिए कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8826033084। इस नंबर पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से पता कर सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर।